नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हम आज पाठ पढ़ेंगे अनीता की मधुमक्खियाँ। यह पाठ आपकी कक्षा 4 में जो इन्वायरमेंट स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास है उसमें से है और पाठ का नाम है अनीता की मधुमक्खियाँ यानी कि पाठ नंबर 5 को पढ़ेंगे। इसमें हम अनीता के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पाठ में क्या कहा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हूँ जो बिहार में है। मेरे घर में माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक बच्ची जिसका नाम अनीता है वो कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाती है और साथ में मधुमक्खियाँ भी पालती है। इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर बकरियां चराती थी। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था, पर माँ पिताजी को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था। यहाँ पर लिखा गया है कि यह कहानी सच्ची है। अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा यानी गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्हें स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। बच्चों से किताब के अंतिम पृष्ठ पर दिए गए भारत के नक्शे में बिहार ढूंढना है। आपको क्या करना है कि भारत के नक्शे में आप बिहार को ढूंढेंगे। इससे क्या होता है, जैसे हमने पिछला पाठ पढ़ा था तो उसमें हमने अमृता की कहानी पढ़ी थी। अमृता राजस्थान में रहती थी तो हमने भारत के नक्शे में राजस्थान को ढूंढा और साथ ही साथ आप अगर चाहें तो राजस्थान की राजधानी का नाम पता कर सकते हैं, उसके गवर्नर का यानी कि राज्यपाल का नाम, उसके मुख्यमंत्री का नाम पता कर सकते हैं। इसी तरह से आपको बिहार भी नक्शे में ढूंढना है। यह हमारी मैप स्किल्स को इंक्रीज करता है। स्कूल जाना एक सपना। यहाँ पर जो ये लड़की है ये अनीता है जो मधुमक्खियाँ पालती है और जिसने अपने सपने साकार किए स्कूल जाकर। तो चलिए देखते हैं। एक दिन मैंने स्कूल के अंदर झांककर देख ही लिया। बच्चों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बच्चों की कतार में पीछे जाकर छुपकर बैठ गई। चुपचाप बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर जाते ही मैंने हिम्मत करके माँ पिताजी को स्कूल के बारे में बताया। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। यानी कि अनीता को स्कूल जाने का बहुत शौक था। मेरे गांव के एक टीचर ने माता पिताजी को समझाया कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई भी खर्च नहीं होता। पढ़ना तो सब बच्चों का अधिकार है। मुझे पता नहीं कैसे पर माँ पिताजी मान गए। मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं लाती थी पर टीचर से सवाल बहुत पूछती थी। गांव की एक टीचर ने उसके मम्मी पापा को समझाया कि आज के समय में पढ़ना कितना ज़रूरी है और 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई खर्च भी नहीं आता और पढ़ना बच्चों का अधिकार भी है। तो उसके माता पिताजी उसे स्कूल भेजने के लिए मान जाते हैं। हिसाब लगाओ कि स्कूल की सभी चीज़ों पर एक साल में तुम्हारा कितना खर्च आता होगा। जैसे अगर जाना जाए कि स्कूल आने जाने में अगर आप किसी वैन से जाते हैं या पैदल जाते हैं या किसी रिक्शा से जाते हैं तो आपका कितना खर्च होता है आप यहाँ पर लिखिए। कॉपियों में आप एक साल में कितना खर्च करते हैं, पेन पेंसिल में, यूनिफॉर्म में, बस्ते में, खाने के डिब्बे में और जूते में आप कितना पैसा खर्च करते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ें करते हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिखिए और एक साल में स्कूल जाने में आपको कितना खर्चा आता है वो आप यहाँ पर लिखिए। तुमने इस साल कितने रुपयों की स्कूल की कॉपियाँ खरीदी? कि आपने एक साथ कॉपियाँ खरीदी? तो आप ये बताइए कि आपने एक साल में कितने रुपयों की कॉपियाँ खरीदी हैं। कई बार हम अलग अलग समय पर भी कॉपियाँ खरीदते हैं तो आप उनका हिसाब लगाइए और यहाँ पर लिखिए। तुम अपने स्कूल की यूनिफॉर्म कैसी चाहते हो? आप क्या चाहते हैं कि आपकी जो स्कूल की यूनिफॉर्म है वो कैसी हो, किस रंग की हो, किस तरीके की हो। उसका चित्र कॉपी में बनाकर उसमें अपना पसंदीदा रंग भरिए। बच्चों के 2 समूह बनाइए। स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इस बात पर वाद विवाद कीजिए। आपको क्या लगता है
कि स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं। स्कूल में देखते ही देखते 5 साल बीत गए। मैंने 5वीं कक्षा पास कर ली। मुझे पता चला कि 6ठी कक्षा में खर्च बढ़ जाएगा। माता पिता ने कहा कि स्कूल छोड़ दो, पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने हल ढूंढ लिया। मैं अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। उससे मुझे जो पैसे मिलते थे, उनसे मैंने अपनी आगे की पढ़ाई कर पाई। अब 6ठी कक्षा में जब अनीता स्कूल जाती है तो उसका खर्च बढ़ जाता है, परंतु उसके माता पिता क्या कहते हैं कि अब तुमने 5वीं कक्षा तक पढ़ाई कर ली तो अब तुम स्कूल छोड़ दो। परंतु अनीता क्या करती है, अपना खर्च निकालने के लिए आसपास के जो छोटे बच्चे हैं उन्हें ट्यूशन्स देने लगती है। एक मुझे याद है कि गांव में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आया। उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। 2 बच्चों को छोड़कर सब ने आना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद बाकी बच्चे भी लौट आए, क्योंकि मैं उन्हें बहुत प्यार से पढ़ाती थी। क्योंकि अगर आप बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाओगे और अच्छे से पढ़ाओगे तो आपके पास बच्चे ज़रूर आएंगे। ऐसा ही होता है अनीता के साथ। क्या तुम कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते? उनके बारे में कक्षा में बताओ। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो पढ़ना लिखना तो चाहते हैं, परंतु वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते। तो उनके बारे में चर्चा कीजिए कि किस वजह से वो नहीं पढ़ लिख पाते। हर बच्चे का हक है कि वे 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त कर सके। क्या सभी बच्चों को यह अधिकार मिलता है? आप बताइए, क्या सभी बच्चों को यह अधिकार मिलता है? क्या है आरटीई अधिनियम 2009? 2009 आरटीई अधिनियम के अनुसार 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। आप किसी भी विद्यालय में दाखिला ले सकते हैं और आपको वहाँ पर पढ़ाई करवाई जाएगी। यही है हमारा आरटीई अधिनियम 2009। जो कैंडिडेट सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं उन्हें 3 to 5 तक की एनसीईआरटी ईवीएस की बुक पढ़नी होती है, और जब हम किताबों को पढ़ते हैं तो हमें उन्हें नोट करते चलना चाहिए। जैसे यह अधिनियम आरटीई अधिनियम कब आया? यह 2009 में आया, और इसमें क्या प्रावधान है बच्चों के लिए कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इसी तरह के प्रश्न बनते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। धीरे धीरे मैंने गांव वालों को समझाना शुरू किया कि सभी लड़कियों को स्कूल भेजें। घर में माँ पिताजी ने भी मेरी मदद करनी शुरू कर दी। घर का सारा काम मेरी माँ ही कर लेती थी। मुझे पढ़ने के लिए काफ़ी समय मिल जाता था। मैंने किसी को बताए बिना मोटर बाइक चलाना भी सीख लिया। बहुत चोट लगी पर मज़ा आया। स्कूल से मधुमक्खी पालन तक। अब जो अनीता स्कूल में पढ़ती थी, स्कूल में पढ़ने के साथ साथ उसने ट्यूशन्स भी पढ़ाए, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, और साथ ही साथ उसने मधुमक्खी पालन भी किया। हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसीलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों न मैं भी यह काम कर लूँ। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने के लिए एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वालों में मैं अकेली लड़की थी, बाकी सभी लड़के थे। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय है मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। जैसे यह प्रश्न सीटेट में कई बार आया है कि किस समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है, तो अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय भी यही होता है। या फिर प्रश्न ये बन सकता है कि मधुमक्खी पालन करने के लिए सबसे सही समय कौन सा होता है, तो वो सही समय है अक्टूबर से दिसंबर तक। क्या तुमने कीड़ों को फूलों पर आते देखा है? उनके नाम पता करो और लिखो। कौन कौन से फूल ऐसे हैं जिन पर कीड़े आते हैं और कौन कौन से कीड़े हैं जो फूलों पर आते हैं, आपने उनके बारे में यहाँ पर लिखना है। कॉपी में आप उसका चित्र बना सकते हैं। वे फूलों पर क्यों आते हैं उसका कारण लिखना है। जैसे लीची के वृक्ष पर मधुमक्खी आती है क्योंकि उसे वहाँ से मीठा रस मिलता है। लीची बहुत मीठी होती है,
इसीलिए जिससे वो शहद बनाती है। तो इसी तरह से आपको भी यहाँ पर लिखना है। जब मधुमक्खियाँ उड़ती हैं तो कैसी आवाज़ करती हैं, वैसी आपको आवाज़ निकालनी है। आपने सुनी होगी, ध्यान से सुनेंगे तो मधुमक्खी की आवाज़ आती है, ज़्ज़ करके वो आवाज़ निकालती है ना। अनीता मधुमक्खी पालक। मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे। मैंने कुछ समय इंतज़ार किया और बच्चों को पढ़ाकर 5,000 रुपये बचाए। इन रुपयों से मैंने मधुमक्खी पालने के लिए 2 बक्से खरीदे। एक बक्से की कीमत 2,000 थी। बाकी बचे रुपयों से मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अनीता किस तरह से मधुमक्खी पालन कर रही है और विभिन्न विभिन्न तरीके दिखाए गए हैं यहाँ पर मधुमक्खी पालन करने के। इस तरह से बक्सों में, जो बक्सा उसने खरीदा था, इन्हीं बक्सों में मधुमक्खियों का पालन किया जाता था। सितंबर का महीना था। दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गई कि 2 बक्से कम पड़ने लगे, तो मैंने 2 बक्से और ख़रीदे। मुझे मधुमक्खियों के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं था। कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा भी। इससे मेरा चेहरा और हाथ सूज जाते थे। दर्द भी बहुत होता था, परंतु कहती किससे? यह काम तो मैंने अपनी इच्छा से ही शुरू किया था। तुम्हारे आसपास के इलाके में मधुमक्खी के काटने पर क्या लगाते हैं? अगर मधुमक्खी काट जाती है तो आप मधुमक्खी के काटने पर क्या लगाते हैं, आपको यहाँ पर ये बताना है। मधुमक्खी का चित्र बनाना है और उसमें रंग भी भरना है और अपनी पसंद का उसको कोई भी आप नाम दे सकते हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मैंने अपने चारों बक्सों को लीची के बगीचे में रखा। मुझे हर बक्से से 12 किलो शहद मिला और जिसे मैंने बाज़ार में बेचा। मुझे अपनी पहली कमाई मिली। अब मेरे पास 20 बक्से हैं। जब अनीता ने काम शुरू किया था तो उसके पास सिर्फ 2 बक्से थे। फिर उसने 2 बक्से और ख़रीदे, परंतु अब उसके पास टोटल 20 बक्से थे, यानी कि उसने अपने काम को लगातार बढ़ाया। अनीता के 20 बक्सों की कुल कीमत कितनी है? जब उसने एक बक्सा ख़रीदा था तो उसने बताया कि 2,000 रुपये का एक बक्सा था। तो 20 बक्से कितने के होंगे? तो रुपये, यानी कि 20 को आप क्या करेंगे, 20 को आप 2,000 से गुना कर देंगे तो आपका यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। मैं रोज़ साइकिल से कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर दूर शहर में है। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो माँ मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार करती हैं। पिताजी मधुमक्खियों की देखभाल करते हैं और बक्सों से शहद निकालते हैं। जैसे ये लड़कियाँ स्कूल कॉलेज जा रही हैं अपने साइकिल पर, तो आप बताइए आप अपने जो कॉलेज है या स्कूल है वो कैसे जाते हैं? अब वो बता रही है कि स्कूल कॉलेज से दूर है, इसलिए आने जाने में भी वक्त लगता है और वहाँ पर पढ़ाई भी करनी होती है। तो पीछे से मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल माँ तैयार करती है और पिताजी भी मधुमक्खियों से शहद, बक्सों से शहद निकालते हैं। अब तक तो तुम भी अनीता को अच्छी तरह से जान गए होंगे। आसपास के सभी गांव के लोग उसे पहचानते हैं। वह गांव की सभी बैठकों में जाती है और लोगों को समझाती है कि पढ़ना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग तो उस पर हंसते भी हैं, लेकिन अनीता को अपना काम करना है और वो करती है। अनीता होल सेलर बनना चाहती है, जिससे वह मधुमक्खियाँ पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सके। यह अनीता है और यह लोगों को समझा रही है। अनीता और गांव वालों को 1 किलो शहद के बदले 35 रुपये मिलते हैं। तुम्हारे यहाँ 1 किलो शहद कितने रुपयों में मिलता है? अब आप अपने मम्मी पापा से पूछिए या किसी दुकानदार से पूछिए कि 1 किलो शहद की कीमत कितनी है। तुमने किस किस रंग का शहद देखा है? आपको यहाँ पर लिखना है कि आपने किस किस रंग का शहद देखा है। क्या तुम्हारे घर में शहद इस्तेमाल होता है? तो किस किस काम के लिए होता है? आप देखिए आपके किचन में शहद है, और अगर है तो आप अपने मम्मी पापा से पूछिए कि आप शहद का इस्तेमाल किन किन चीज़ों के लिए करते हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है।
छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी रहती हैं। ये दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो एक तरीके का नाच करती है और दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालना भी। ये न हो तो ना छत्ता बने और न ही शहद इकट्ठा हो। इसी तरह से छत्ता बना होता है और उसमें ये क्या है, शहद है। और शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती। मधुमक्खी के अलावा और कौन कौन से कीड़े हैं जो समूह में रहते हैं? आपने देखा होगा कि एक छत्ते में बहुत सारी मधुमक्खियाँ रहती हैं। तो इसी तरह से बताना है कि कौन कौन से कीड़े हैं जो समूह में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। जैसे चींटियाँ, मधुमक्खियों की तरह चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियाँ अंडे देती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में काम करते हैं। तुमने चींटियों का बिल कहाँ कहाँ देखा है? आपको यहाँ लिखना है। और चींटियों के बिल को क्या कहा जाता है? तुम्हें क्या लगता है कि किस तरह की चीज़ों पर चींटियाँ ज़्यादा नज़र आती हैं और उसकी सूची बनाइए। अगर कोई मीठी चीज़ है, जैसे बर्फ़ी का टुकड़ा गिर गया या चीनी गिर गई, तो मीठी चीज़ों पर चींटियाँ ज़्यादा आती हैं। चींटियों की कतार को देखो और बताओ कि उनका रंग कैसा है। आपके घर के आसपास खुले मैदान में और कई बार तो घर में भी चींटियाँ आ जाती हैं और वो एक कतार में चलती रहती हैं। आपने उस कतार को देखना है और देखना है कि उनका रंग क्या है। क्या तुम्हें कभी चींटी ने काटा है? कैसी थी वह, काली या भूरी, छोटी या मोटी और किस तरह की? तो आपको बताना है कि आपको किस तरह की चींटी ने काटा। क्या चींटी तुम्हारे पास आती है और कब? जब हमारे पास कुछ मीठी चीज़ होती है तो चींटी हमारे पास आती है। यहाँ पर आपको करना है कि कुछ छोटी और बड़ी चींटियों को ध्यान से देखो। चींटियों के कितने पैर होते हैं, बड़ी चींटी के कितने पैर होते हैं, छोटी चींटी के कितने पैर होते हैं, और चींटी का चित्र आप अपनी कॉपी में बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो आज हमने मधुमक्खी पालन के बारे में जाना और अनीता ने किस तरह से अपने माता पिता को मनाया स्कूल जाने के लिए और फिर कॉलेज जाने के लिए। साथ ही साथ उसने अपना जो कक्षा 6 से अपनी पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी खुद से निकाला। तो इसी तरह से हमें भी हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए और साथ में काम भी करना चाहिए और अपने माता पिता की मदद भी कर सके। तो आपको ये पाठ कैसा लगा? और जो सीटेट के कैंडिडेट्स हैं, अभी फ़िलहाल हम ये लेसन पढ़ रहे हैं, फिर हम इसमें से नोट्स बनाकर इसकी सीटेट के ईवीएस सेक्शन की प्रिपरेशन भी करेंगे।